निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के समस्त परिवार और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सभी आपके हार्दिक आभारी हैं कि आपने अपनी अति व्यस्त दिनचर्या में से इस समारोह के लिए समय उपलब्ध किया। इस समारोह में उपस्थित अन्य महानुभाव केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला और सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट और पुलिस श्री संजीवा कुमार का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमान, इस समारोह में आपके सामने कुल 144 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और 4 मित्र देश नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरिशस के 34 पुलिस अधिकारी भी उपस्थित हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 6 मास के जिला प्रशिक्षण के दौर में इन सभी अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों, जिलों में और देशों में सराहनीय और अहम भूमिका निभाई, जिसमें से कुछ अधिकारी कोरोना ग्रस्त भी हुए लेकिन पूर्णतः स्वस्थ होकर ट्रेनिंग में शामिल रहे। आपको यह भी जानकर प्रसन्नता होगी कि इनमें से 8 अधिकारियों की एक टुकड़ी, जिसमें 3 विदेशी अधिकारी भी रहे, भारत दर्शन के दरमियान लक्षद्वीप की विजिट के दरमियान एक आर्मी अधिकारी कर्नल साहब की 4 सदस्यों के कुटुंब को उन्होंने डूबने से बचाया। इन सभी अधिकारियों की पासिंग आउट परेड दीक्षांत समारोह 6 अगस्त के दिन आयोजित किया गया है, जिसके बाद ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सीआरपीएफ की अटैचमेंट पूर्ण करने के बाद अपने अपने राज्यों में और देशों में सक्रिय फर्ज में उपस्थित होंगे। इन सभी अधिकारियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश सेवा में प्रथम कदम रखने के अवसर पर इन्हें आपसे आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। श्रीमान, पुलिस अकादमी की 2 वर्ष की कठिन ट्रेनिंग के अंतिम परिणामों के मुताबिक पहले दोनों स्थान महिला अधिकारियों ने प्राप्त किए हैं, जिसमें से पहले स्थान पर रंजीता शर्मा रही, जिन्होंने न केवल बेस्ट प्रोबेशनर का खिताब हासिल किया लेकिन आईपीएस के इतिहास में ऐसी पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने आईपीएस एसोसिएशन सोर्ड ऑफ ऑनर भी जीता, जो कि आउटडोर ट्रेनिंग पर आधारित होता है। दूसरे क्रमांक पर एक प्रतिभाशाली महिला अधिकारी श्रेया गुप्ता रही और आपकी अनुमति हो तो इस समारोह का संचालन करने के लिए मैं श्रेया को आमंत्रित करना चाहूंगा। जय हिंद श्रीमान, मैं श्रेया गुप्ता भारतीय पुलिस सेवा के 2019 बैच की प्रवीक्षाधीन अधिकारी हूं। मैं मूलतः दिल्ली से हूं और मुझे तमिलनाडु काडर आवंटित हुआ है। महोदय, सर्वप्रथम प्रशिक्षुक अधिकारियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूं और अपना आभार व्यक्त करती हूं। इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथी अधिकारी श्री अनुज पालीवाल को आमंत्रित करती हूं कि वह अपना परिचय देकर आपसे संवाद शुरू करें। जय हिंद श्रीमान। सर, मेरा नाम अनुज पालीवाल है। मैं सर हरियाणा के पानीपत जिले से का निवासी हूं और सर मुझे केरला काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से की है। उसके पश्चात मैंने सर 2 साल एक निजी कंपनी में काम किया। सर, सबसे पहले तो श्रेया को वणक्कम। वणक्कम सर। अच्छा अनुज जी, आपने आईआईटी से पढ़ाई की और फिर आप 2 साल कहीं और काम करने के लिए चले गए और आप प्रशासनिक सेवा में आ गए। ऐसा अपने मन में क्या था कि आपने पुलिस सेवा को अपना करियर बनाया? क्या ऐसा तो नहीं है आईएएस जाना चाहते थे फिर कहीं लुढ़क गए और यहाँ पहुँच गए, ऐसा तो नहीं हुआ है? सर, जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था तो सर मैं जब 3rd ईयर में था तो सर हमारे कॉलेज में सर
वर्तमान में पुडुचेरी के गवर्नर माननीय किरण बेदी जी आई थी। तो सर जब उन्होंने अपना सर वो वहाँ पे जो लेक्चर दिया था, तो सर उससे हम बहुत लोग सर काफ़ी प्रभावित हुए थे। और सर हमने सिविल सेवा की तैयारी का निश्चय किया था। सर परीक्षा देते समय सर मेरा प्रेफरेंस सर आईएएस था, दूसरा आईपीएस था। पर सर मैंने सर उसके बाद दोबारा प्रयास नहीं किया। मैं आईपीएस में सर काफ़ी खुश हूँ और सर देश की सेवा सर आईपीएस पुलिस के रूप में ही करना चाहता हूँ। अभी तो किरण जी वहाँ एलजी नहीं है, वहाँ तो अब नए एलजी हैं। अच्छा अनुज, आपका बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी का है। पुलिसिंग में क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसे मामलों को लेकर भी मैं समझता हूं कि आपकी पढ़ाई काम आ सकती है। आपको क्या लगता है? जी सर, बिल्कुल आ सकती है सर। आजकल सर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है सर किसी भी केस में कन्विक्शन लाने के लिए। और सर नई नई तकनीक जैसे कि चांस डीएनए और डीएनए टेक्नोलॉजी पे सर आजकल काफ़ी फोकस दिया जाता है। किसी भी केस में सर रेप केस होता है, मर्डर केस होता है, तो सर इनमें डीएनए की काफ़ी महत्वता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल काफ़ी सर बहुत महत्वपूर्ण है सर। इस कोरोना काल में वैक्सीन की इतनी चर्चा हो रही है, तो आपका ये बैकग्राउंड होने के कारण उसमें भी रुचि लेकर के पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि छोड़ दिया? सर अभी तो सर ध्यान ट्रेनिंग पे है सर। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या हॉबी है? सर इसके अलावा सर मुझे खेलना बहुत पसंद है सर। म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ सर। म्यूजिक? जी सर। तो कहाँ बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ म्यूजिक और कहाँ ये पुलिसिंग? सर देखिए, हमारी हॉबीज ये पुलिसिंग जैसे जो टफ और डिमांडिंग काम में एक प्रकार से बहुत मदद भी कर सकती है, और संगीत है तो और ज्यादा मदद कर सकता है। जी सर। देखिए अनुज, मैं आपको आपके आने वाले जीवन और कैरियर के लिए बधाई देता हूं। आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप केरल कैडर में काम करेंगे। आपने आईआईटी से शिक्षा की और सिविल सर्विस में ह्यूमैनिटीज को चुना। आप ऐसी सेवा में हैं जो कठोर मानी जाती है, और आपको संगीत से भी प्रेम है। पहली नज़र में ये विरोधाभास लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी ताकत भी बन सकते हैं। अपनी इस ताकत को आप पुलिस सेवा में बेहतर लीडरशिप देने के लिए काम में लाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने साथी प्रशिक्षु अधिकारी श्री रोहन जगदीश से कि वो अपना परिचय दें और अपना आपके साथ वार्तालाप शुरू करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम रोहन जगदीश है। मैं भारतीय पुलिस सेवा 2019 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। मुझे कर्नाटक कैडर आवंटित हुआ है। मैं बैंगलोर का मूल निवासी हूँ और मैं बैंगलोर विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ डिग्री का स्नातक हूँ। मेरा पहला प्रथम पसंद भारतीय पुलिस सेवा था। इसके मुख्य कारण मेरा पिताजी थे। उन्होंने कर्नाटक राज्य के पुलिस में 37 साल का सेवा किया है। ये मेरे बहुत गर्व के बात है। तो मैंने भी उनके तरह भारतीय पुलिस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ। जय हिंद श्रीमान। रोहन जी, आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफ़ी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत छोटे लग रहा है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, तो इसलिए हम हर तरह पुलिस एजेंसीज और दूसरे राज्यों के साथ भी इंटरपोल के द्वारा काम करने का मौका मिलेगा। तो हमारा क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर क्राइम्स के द्वारा क्राइम्स
सिर्फ इंडिया को ही लोकलाइज नहीं है बट इंटरनेशनल भी है। तो इस नॉलेज से रिलेशंस रखना और अन्य क्राइम्स को सॉल्व करना, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नक्सलिज्म और ड्रग्स का मामले में सॉल्व करना उपयोग होता है श्रीमान। हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं। आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है, जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए, तो आपको क्या फील हो रहा है? मन में एक संतोष हो रहा है? आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी, और आप पिताजी कंपैरिजन करते होंगे कि उनके ज़माने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके ज़माने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी। सर, मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है सर। तो जब मैं एकेडमी पहुंचा था, उन्होंने बोला था कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आते अंदर एक माइकल एंजेलो का एक वाक्य लिखा है सर। उसमें बोला है, हम सबके अंदर एक स्टैचू ऑलरेडी है, एक शिल्प है, हम एकेडमी के द्वार उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब फैकल्टी हमको ट्रेन करके हमारा बेहतरीन शिल्प बनाया है। तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव है मन में? सर, अभी ऑलरेडी बहुत बेहतर है। मैं पहले सुना है कि बहुत कठिन था। अब हमारा नया निर्देशक आने के बाद और सब चेंजेस हो चुका है और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है और हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रेनिंग से। रोहन जी, मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्विमर हैं और आपने एकेडमी के पुराने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जाहिर है आप आजकल ये ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे। आने वाले समय में पुलिस सेवा से बेहतर एथलीट्स निकालने के लिए भी या फिर पुलिस के फिटनेस बल को सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलिस का जरा बैठना, उठना, चलना सब जरा कुछ अलग ही नजर आता है। आपको क्या लगता है? सर, एकेडमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर। तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहाँ समय बिताने के बाद एक फिटनेस का एक सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं सर, बट हमारा जिंदगी में एक पार्ट हो जाता है सर। अभी भी मेरे को शायद क्लास नहीं है तो मॉर्निंग पीटी नहीं है तो भी मेरे को 5 बजे मैं उठ जाता हूँ सर, क्योंकि वो रूटीन रह चुका है। तो ये हमारा पूरी जिंदगी में हम लेके जाएंगे और जब हम जिला पहुंचेंगे, हमारा साथी अधिकारी और हमारा साथ काम करने वाला पुलिस अधिकारी को भी इस बारे में बोल के उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ के मैनेजमेंट और उनके तबीयत को कैसा ठीक रखने का इनका जानकारी भी दे के हम सिर्फ आपकी फिटनेस ही नहीं बट सबको फिटनेस करके पूरा इंडिया को फिट रखने का कोशिश करना है श्रीमान। चलिए रोहन जी, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म हमारे पुलिस की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साही युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलिस सिस्टम में लागू कर सकते हैं। पुलिस अपनी फोर्स में फिटनेस को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने के लिए प्रेरित होंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री गौरव राम प्रवेश राय को कि वह आपके समक्ष अपना परिचय रखें और संवाद करें। जय हिंद सर, मेरा नाम गौरव राय है। मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले का निवासी हूं और मुझे छत्तीसगढ़ काडर आवंटित हुआ है। मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की है और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्व मैं इंडियन रेलवेज में कार्यरत था।
गौरव जी, मुझे बताया गया कि आप तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बोलते हैं शतरंज। जी सर। अच्छा, शाह और मात के इस खेल में ये भी तय है कि आपको जीतना ही जीतना है। वैसे आपने सोचा कभी कि अपराधियों को काबू करने में आपका शतरंज का ज्ञान क्या काम आ सकता है? यस सर, मैं क्योंकि शतरंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूं। मुझे जैसे छत्तीसगढ़ काडर अलॉट हुआ है और वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर में है, माओवाद, तो उसमें सर मुझे हमेशा यही लगता है कि शतरंज में दो चीज होती है, एक स्ट्रेटेजी और एक टैक्टिक्स। तो हमेशा अपनी फोर्स में और पॉलिसीज में ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो उनको टैकल कर सकें, और ऑपरेशंस के थ्रू हम ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें जो कि हमें ट्रेनिंग एकेडमी में भी सिखाया गया है। इस तरीके से ऑपरेशंस करें कि हमारी कम से कम लॉसेस हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों पर अटैक करके इनको रोक सकें। गौरव जी, आपने बताया कि आपका कैडर छत्तीसगढ़ अलॉट हुआ है और वहाँ की स्थिति के विषय में आपने उल्लेख किया, वहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की स्थिति भी है और आप उससे परिचित भी हैं। ऐसे में आपकी भूमिका और भी अहम है। आपको कानून व्यवस्था के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में विकास और सोशल कनेक्ट को भी सपोर्ट करना है। आपने इसके लिए जब अमरावती में थे तो आपको उसका कोई अनुभव है क्या, कुछ स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में? क्योंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां इन चीजों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। यस सर, भारतीय सरकार की जो दो तरफा रणनीति विकास की और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजीनियर हूं, तो मैं ये समझता हूं कि मैं नक्सल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए विकास ही एक रास्ता है। और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचते तो हमारे दिमाग में रोड, रेलवेज, घर, बेसिक सिविल फैसिलिटीज आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं अपने इस नॉलेज का अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा छत्तीसगढ़ में। आप गढ़चिरौली विषय में भी काफी कुछ स्टडी करते होंगे, महाराष्ट्र के हैं तो? ये सर, उसके बारे में भी मालूम है, पढ़ा है। गौरव जी, आप जैसे युवा अफसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साइबर फ्रॉड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो, बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर, जय हिंद। श्रीमान, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री रंजीता शर्मा को कि वह आपके समक्ष अपना परिचय रखें और अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद सर, मेरा नाम रंजीता है। मैं हरियाणा से हूं और मुझे राजस्थान काडर एलोकेट हुआ है। सर, मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में ही एक अति विषम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ज़िले में सामना करना पड़ा। सर, इस दौरान मुझे संयम के, स्पेशली पुलिस फोर्सेस में संयम के महत्व का ज्ञान हुआ। सर, क्योंकि लगभग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हों या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वहाँ पर हम अपने ही देश के नागरिकों का सामना कर रहे होते हैं और इस परिस्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है, अति आवश्यक है कि हम संयम बरतें। और जैसा कि सर हमारी अकादमी में भी काफ़ी जगह हम ये पढ़ते हैं कि सरदार पटेल जी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स और आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई जिस क्षण एक पुलिस अधिकारी अपना संयम खो देता है, उसी क्षण वो एक पुलिस अधिकारी नहीं रहता। तो सर, और इस ट्रेनिंग के दौरान सर, चाहे वो अकादमी में हो या चाहे वो ज़िले की जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था उसके दौरान हो, ये लगातार एहसास होता रहा कि जो पुलिस के आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जैसे कि धैर्य हो, संयम हो या साहस हो, उसका सर मुझे लगातार आभास होता रहा। रंजीता जी, आपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी अतुल जी आपका वर्णन भी कर रहे थे। आपके बारे पढ़ और सुन रहा था तो लगा
कि आपने हर जगह अपना सिक्का जमाया है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे आपके घर, गांव, अड़ोस पड़ोस में अब बेटियों को लेकर बदलाव दिखता है या नहीं? क्या अनुभव आता है? सर्वप्रथम धन्यवाद सर। सर, आसपास जो परिवार है, परिवारगण है, मित्रगण है, समाज है, सर हमारे जैसे ही सिलेक्शन के बाद में पता चला कि सिलेक्शन हुआ है तो विभिन्न वर्गों से सर कॉल्स आए कि आप आइए और हमारे यहाँ बच्चों से बातचीत कीजिए। और उसमें विशेषतः सर जो गर्ल चाइल्ड था सर, उस पर फोकस रहा कि आप उनसे बात कीजिए क्योंकि आप एक मोटिवेशन, एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं। सर, यही अनुभव मेरा ज़िले में भी रहा। वहाँ पर भी काफ़ी बार ऐसा अवसर आया जहाँ पर मुझे बुलाया गया कि मैं विशेषतः महिला स्टूडेंट से बात करके उनको मोटिवेट करूं, उनको इंस्पायर करूं। और कहीं ना कहीं सर ये जो वर्दी है इसमें एक आइडेंटिटी, एक पहचान तो मिलती है और एक जिम्मेदारी और एक चुनौती का भी एहसास होता है। और अगर एक महिला को वो वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है सर, ये मेरे लिए असली उपलब्धि रहेगी। रंजिता जी, आपकी योग में भी बहुत रुचि है। आपने जो पढ़ाई की उससे लगता है कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, तो फिर इस रास्ते में आप कैसे पहुंच गई? सर, यहाँ पर भी एक कहानी है। सर, मुझे लगता है कि मैंने निजी क्षेत्र में काम किया है इससे पहले लगभग 8-9 साल। परंतु सर मैं कुछ ऐसा एक काम करना चाहती थी जिसका असर मुझे तुरंत देखने को मिल सके और समाज के करीब से मैं उस समाज के लिए काम कर सकूं। सर, क्योंकि निजी क्षेत्र में आपका दायरा बहुत सीमित रहता है, तो वहाँ पर उसका वो व्यापक तरीके से आप अपनी छाप नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो सर, ये आपको ये मौका देती है। और जहाँ तक वर्दी का सवाल है सर, तो इसमें तो मुझे ये बेहद ही जिम्मेदारी और सम्मान की बात है कि मुझे भारतीय पुलिस सेवा का हिस्सा होने का अवसर मिला है। अच्छा रंजिता जी, आपने अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो आप देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी? सर, पुलिस को मुझे याद है सर, पिछली दफ़ा जब आपका ये इंटरेक्शन हुआ था तो आपने कहा था जहाँ पुलिस की बात आती है वहाँ पर डंडा, बल, इसके प्रयोग की बात आती है। तो सर, अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवि को सुधारने, उसको बेहतर करने, उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी, पुलिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरऑल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको ज़रा भी इम्प्रूव करने में अगर मेरा योगदान रहा सर, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा। रंजिता जी, जो मैंने आपके विषय में जाना, सुना, आपको एक मैं ऐसे ही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको जहाँ भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना। और दूसरा, हो सके अगर योगा की आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो कहीं खुले बगीचे में बच्चियों के लिए योगा का एक आध क्लास भी चलाइए, जिसमें आप बीच बीच में जाया करें, ऑर्गेनाइज करें। ये आपकी ड्यूटी के सिवाय कुछ काम कीजिए, आप देखिए इसका असर कुछ ज़्यादा ही होगा। खैर, आपसे जो जो बातें हुई हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हरियाणा हो या राजस्थान, हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में बेटियों को आगे बढ़ाने में काफी काम हुआ है। आप इन दोनों राज्यों में सामाजिक चेतना की लहर को मजबूत करने में अपनी भूमिका बहुत बखूबी से निभा सकती हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन की पढ़ाई है, जो समझ है, वो आज पुलिस की एक बहुत बड़ी जरूरत है। उम्मीद है
कि इसका भी आप भरपूर प्रयोग आने वाले समय में करेगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। धन्यवाद श्रीमान। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करती हूं अपने साथी प्रशिक्षक अधिकारी श्री निधिन राज पी को कि वह आपको अपना परिचय दें और आपसे वार्तालाप जारी रखें। Jain sir, my name is Nidhin Raj. I am from Kasaragod district of Kerala and I was allocated to Kerala cadre sir. Jain sir. I have been to Kerala many times. I am told that you have a keen interest in photography. Yes sir. Which are the places that you like most in Kerala for photography? Sir, especially the Western Ghats part sir, and I am belongs to the district of Kasaragod and we have a lot of forts, Bekal Fort and the parts of Western Ghats also I would like to shoot sir. I am told that during your training, probationers are organized into squads of 20-22 officers. What has been your experience with your squad? Sir, actually when we are in the squad, we are realizing that we are not alone in the academy. We are supported by a lot of colleagues and because of that, initially we were thought that because of the many of heavy outdoor activities, we won't be able to do that. That was the initial impression many of us had. But because of the support of our squad mates, we could achieve everything. Even we could thought of that we can do beyond that. Even the 40-kilometer route march or the 16-kilometer run that we did, that is all because of the support from the squad mates, sir. Nithinji, I am told that you like teaching also. Do continue to pursue this passion of yours when in service. This will Sir, I also wanted- help you develop a deep connect with people. Yes, sir, I wanted to pursue that also, sir. Like, I think for creating awareness in the society, a police officer should know how to communicate to the society. I think teaching is one of the way so with which we can communicate properly with the students and with the general public, sir. Wish you all the best. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर नवजोत सिमी को कि वह महोदय के सामने अपना परिचय रखें और वार्तालाप को जारी रखें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम नवजोत सिमी है। मैं पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से हूँ और मुझे बिहार काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री लुधियाना से की है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसी दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, साहस और प्रेरणा से मैं काफ़ी उत्साहित हुई। जय हिंद श्रीमान। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ सर मेरा झुकाव काफ़ी पहले से ही था और सर एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, देश में बेटियों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करने वाली है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई अनुभव हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सर, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में हम लोग ट्रेनिंग में थे। सर, वहाँ पर विमेन कांस्टेबल्स का एक बहुत ही बड़ा बैच था। उनके साथ इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला तो सर मैं इतनी ज़्यादा उत्साहित हुई कि वो सब लड़कियाँ आगे पढ़कर बहुत कुछ बनना चाहती थी। सर, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ही मोटिवेटेड थी। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि जब भी मैं अपने कार्य में अपने फील्ड में जाऊंगी तो महिलाओं के लिए मैं ज़रूर कुछ करूंगी ताकि उनकी
एजुकेशन में स्पेसिफिकली कोई कमी ना आ सके सर। जैसा भी हो सका मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी। देखिए नवजोत जी, बेटियों का ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। पंजाब हो या बिहार, आप तो महान गुरु परंपरा के राज्यों को कनेक्ट कर रही हैं। और गुरु तो कह गए हैं कि मैं काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। यानी सामान्य मानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रेरणा से आगे बढ़ेगी और पुलिस सेवा को और अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने में सफल होगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री कोमी प्रताप शिवकिशोर से कि वह अपना परिचय रखें और आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम KPS किशोर है और मैं आंध्रा के नेल्लोर जिले से हूं और मुझे आंध्रा का कार्डर आवंटित हुआ है। सर, मेरी इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में BTech और MTech में कंप्लीट किया है। उसके बाद पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के पहले मैं 4 साल बॉस सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया है सर। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को अगर अच्छी तरह से हम यूज़ करेंगे, बहुत सारे पुलिस में जो चैलेंजेस है जैसे मैन पावर शॉर्टेज वगैरह है, एफिशिएंसी के चैलेंजेस है, हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्रताप, आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, ऐसे में आज फाइनेंशियल फ्रॉड्स की चुनौती है। ट्रेनिंग के दौरान उससे निपटने के लिए आपको कोई इनोवेटिव आइडियाज आते हैं क्या? विचार आते होंगे मन में काफी कुछ। जरूर सर, हमको बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करना, कौन से लॉस है उनको परिचय किया गया है। और खास करके जब हम फील्ड ट्रेनिंग में थे करनूल ज़िले में, बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्रॉड्स, आधार रिलेटेड फेक आधार कार्ड्स के थ्रू संक्षेम कार्यक्रम से कैसे पैसे लीक हो जा रहा है, ऐसे काम इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ट्रेनिंग मदद की और फील्ड में, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आगे सीखने के लिए मिलेगा। साइबर क्राइम में हमारे बच्चे और महिलाओं को ये जो एलिमेंट्स हैं उनको बहुत निशाना बनाते रहते हैं। और इसके लिए थाने के स्तर पर क्या काम हो सकता है, इससे जुड़ा कोई सुझाव, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, आप टेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं, फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तो इसमें कोई सुझाव आपके मन में आता है? अभी लगता है कि हाँ इसमें ऐसे जाना चाहिए। सर, हमने ये काम किया सर, जिसमें जो भी नया साइबर फ्रॉड हो रहा है, जिसका तरीके हो रहा है, हर दिन हम न्यूज़पेपर में और अपने लोकल सिटी चैनल में बोलते थे। और यही काम हम जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे कॉलेजेस है, जो नया स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं, और उनको हर हफ्ते एक सेशन ऐसा करते थे। और दूसरा, कंटिन्यूअसली महीने में एक बार एक वेबिनार जैसे कंडक्ट करते थे, जहां लोग अपने मन से ज्वाइन करते थे। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो क्राइम जिस हिसाब से होता है, उसको हम लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो पहले ही जागरूक हो। देखिए प्रताप, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है जो सबको जोड़ती है और गरीब, वंचित, शोषित तक भी सुविधा और संसाधन पहुंचाने में बहुत मददगार है। और ये हमारा भविष्य भी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें साइबर क्राइम को भी बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। विशेष रूप से फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक बड़ी चुनौती है। इसने अपराध को थानों, जिलों, राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है, लेकिन इसमें पुलिस को भी
नित नए इनोवेशन करने होंगे। डिजिटल अवेयरनेस को लेकर थाने के स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा मेरी आप सभी युवा अफसरों से ये आग्रह रहेगा कि आपके पास भी अगर इस विषय में कोई सुझाव हो तो आप मेरे तक जरूर पहुंचाइए, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए, क्योंकि आज ये जो यंग फोर्स हैं जिनको इसका बैकग्राउंड होने के कारण उनके विचार इस लड़ाई में बहुत काम आ सकते हैं। चलिए प्रताप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद सर। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं मित्र राष्ट्र मालदीव के पुलिस अधिकारी श्री मोहम्मद नाजिम से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने अनुभव साझा करें। Good morning, Honorable Prime Minister, sir. I am Chief Inspector of Police Mohammad Nazim from Maldives Police Service. It is a matter of great pride and privilege to have an opportunity to speak about my experiences in the memorable journey in Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy with 2019 batch of Indian Police Service. During the last 2 years of our training, our professionalism, fitness and competence as a police officer have improved tremendously. Officers from Maldives has been undergoing training in this academy since 1998. Our current Chief of Police, Mohammad Hamid, along with the most senior leaderships, are also proud alumni of this prestigious academy. Sir, the 2 years of training has enhanced our personality not only as a uniformed police officer, but also has made us better human beings. The bonhomie with Indian batchmates and other foreign batchmates is incredible, and we have enjoyed every single moment in this academy. We have made many friends with Indian officers, and we plan to remain in touch with them. We have really enjoyed the time spent here. I take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to the Indian government for providing us with this valuable opportunity. Thank you, sir. Jai Hind. Najim, what do you find common between India and Maldives? Sir, culture is and food is very similar to us, sir. We have officers from Nepal, Bhutan and Mauritius. Did this help you gain some insight about those nations too? Yes, sir, it really helps. We have interacted with all our fellow foreign officers, and we have good knowledge about their policing and the system, sir. Okay, Najim, wish you all the best. Thank you, sir. Jai Hind. मुझे मालदीव के प्रकृति प्रेमी लोगों से मिलकर बहुत आनंद आता है। मालदीव भारत का पड़ोसी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा मित्र भी है। भारत मालदीव में पुलिस एकेडमी बनाने में भी सहयोग कर रहा है और अब तो मालदीव क्रिकेट के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहा है। मालदीव और भारत के सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी हैं। मुझे विश्वास है कि भारत में आपकी ट्रेनिंग मालदीव की पुलिसिंग को मजबूत करेगी और भारत मालदीव रिश्तों को भी समृद्ध बनाने में बहुत मदद करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद श्रीमान। संवाद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सविनय निवेदन करती हूं कि राष्ट्र सेवा हेतु तत्पर हम परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी से बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा हर साल ये प्रयास रहता है कि आप जैसे युवा साथियों से बातचीत करूं, आपके विचारों को लगातार जानता रहूं, आपकी बातें, आपके सवाल, आपकी उत्सुकता मुझे भी भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। साथियों, इस बार की ये चर्चा ऐसे समय हो रही है जब भारत अपनी आजादी के
75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उन युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं कि आप में से कितने लोग दांडी गए हुए हैं या फिर कितनों ने साबरमती आश्रम देखा है, लेकिन मैं आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। 24 दिन बाद जब गांधी जी ने दांडी में अपनी यात्रा पूरी की तो पूरे देश, एक प्रकार से पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान चेतनवंत हो चुका था। उस मनोभाव को याद करना, उस इच्छा शक्ति को याद करिए। इसी ललक ने, इसी एकजुटता ने भारत की आजादी की लड़ाई को सामूहिकता की शक्ति से भर दिया था। परिवर्तन का वही भाव, संकल्प में वही इच्छा शक्ति आज देश आप जैसे युवाओं से मांग रहा है। 1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई। आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है। हम सबको इस भाव में जीना होगा, इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा। उस समय देश के लोग, खास करके देश के युवा, स्वराज्य के लिए लड़े थे। आज आपको सुराज्य के लिए जी जान से जुटना है। उस समय लोग देश की आजादी के लिए मरने मिटने को तैयार थे। आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना है। 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी,
वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र, हर स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। आपके कैरियर के आने वाले 25 साल भारत के विकास के भी सबसे अहम 25 साल होने वाले हैं। इसलिए आपकी तैयारी, आपकी मनोदशा इसी बड़े लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। आने वाले 25 साल आप देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पदों पर काम करेंगे, अलग अलग रोल निभाएंगे। आप सभी पर एक आधुनिक, प्रभावी और संवेदनशील पुलिस सेवा के निर्माण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए आपका हमेशा ये याद रखना है कि आप 25 साल के एक विशेष मिशन पर हैं और भारत ने इसके लिए खास तौर पर आपको चुना है। साथियों, दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि जब कोई राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो देश के बाहर से और देश के भीतर से चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ती हैं। ऐसे में आपकी चुनौती टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरंतर तैयार करने की है। आपकी चुनौती क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है। विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। साथियों, देश के संविधान ने, देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। आपके आचरण पर हमेशा नजर रहती है। आप पर दबाव भी बहुत आते रहेंगे। आपको सिर्फ पुलिस थाने से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की सीमाओं के भीतर ही नहीं सोचना है। आपको समाज में हर रोल, हर भूमिका से परिचित भी रहना है, फ्रेंडली भी होना है और वर्दी की मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च रखना है। एक और बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों में होगी, शहरों में होगी। इसलिए आपको एक मंत्र सदा सर्वदा याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपके कामकाज का दायरा और समस्याएं अक्सर लोकल होगी। ऐसे में
उनसे निपटते हुए ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। साथियों, मैं अपने सामने तेजस्वी महिला अफसरों की नई पीढ़ी को भी देख रहा हूं। बीते सालों में पुलिस फोर्स में बेटियों की भागीदारी को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया गया है। हमारी बेटियां पुलिस सेवा में एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ विनम्रता, सहजता और संवेदनशीलता के मूल्यों को भी सशक्त करती हैं। इसी तरह 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर भी राज्य काम कर रहे हैं। अभी तक 16 राज्यों के अनेक शहरों में ये व्यवस्था लागू की जा चुकी है। मुझे विश्वास है कि बाकी जगह भी इसको लेकर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। साथियों, पुलिसिंग को फ्यूचरिस्टिक और प्रभावी बनाने में सामूहिकता और संवेदनशीलता के साथ काम करना बहुत जरूरी है। इस कोरोना काल में भी हमने देखा है कि पुलिस के साथियों ने किस तरह स्थितियों को संभालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिस कर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिस कर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं इन सभी जवानों को, पुलिस साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथियों, आज आपने, जब मैं आपसे बात करता था तो बात करते हुए मैं एक और पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। आजकल हम देखते हैं कि जहां जहां प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं बाढ़, कहीं चक्रवाती तूफान, कहीं भूस्खलन, तो हमारे एनडीआरएफ के साथी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां नजर आते हैं। आपदा के समय एनडीआरएफ का नाम सुनते ही लोगों में एक विश्वास जगता है। ये साख एनडीआरएफ ने अपने बेहतरीन काम से बनाई है। आज लोगों को ये भरोसा है कि आपदा के समय एनडीआरएफ के जवान हमें जान की बाजी लगाकर भी बचाएंगे। एनडीआरएफ में भी तो ज्यादातर पुलिस बस के जवान होते हैं, आपके ही साथी होते हैं। लेकिन क्या यही भावना, यही सम्मान समाज में पुलिस के लिए है? एनडीआरएफ में पुलिस के लोग हैं, एनडीआरएफ को सम्मान भी है, एनडीआरएफ में काम करने वाले पुलिस के जवान को भी सम्मान है। लेकिन समाज व्यवस्था में ऐसा है क्या? आखिर क्यों? इसका उत्तर आपको भी पता है। जनमानस में ये जो पुलिस का नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना काल की शुरुआत में महसूस किया गया था
कि ये परसेप्शन थोड़ा बदला है, क्योंकि लोग जब वीडियो देख रहे थे, सोशल मीडिया में देख रहे थे, पुलिस के लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, भूखे को खिला रहे हैं, कहीं खाना पका करके गरीबों को पहुंचा रहे हैं, तो एक समाज में पुलिस की तरफ देखने का, सोचने का वातावरण बदल रहा था। लेकिन अब फिर वही पुरानी स्थिति हो गई है। आखिर जनता का विश्वास क्यों नहीं बढ़ता, साख क्यों नहीं बढ़ती? साथियों, देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए हमारे पुलिस के साथी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कई कई दिन तक आप घर नहीं जा पाते। त्योहारों में भी आप अक्सर आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो। ये आप लोगों को ही करना है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी सोच के बीच बरसों से चली आ रही पुलिस डिपार्टमेंट की जो स्थापित परंपरा है, उसने आपका हर रोज आमना सामना होना ही होना है। सिस्टम आपको बदल देता है या आप सिस्टम को बदल देते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी इच्छा शक्ति और आपके मनोबल पर निर्भर करता है। आपके इरादे कौन से हैं, किन आदर्शों से आप जुड़े हुए हैं, उन आदर्शों की परिपूर्ति के लिए कौन संकल्प लेकर के आप चल रहे हैं, वही मैटर करता है आपके व्यवहार के बाबत में। ये एक तरह से आपकी एक और परीक्षा होगी और मुझे भरोसा है आप इससे भी सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। साथियों, यहां जो हमारे पड़ोसी देश के युवा अफसर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, हम सभी सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच और सामाजिक ताने बाने में भी बहुत समानता है। हम सभी सुख दुख के साथी हैं। जब भी कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये अनुभव किया है। इसलिए आने वाले वर्षों में होने वाले विकास में भी हमारी साझेदारी बढ़ना तय है। विशेष रूप से आज जब क्राइम और क्रिमिनल सीमाओं से परे हैं, ऐसे में आपसी तालमेल और ज्यादा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि सरदार पटेल एकेडमी से इस एकेडमी में बिताए हुए आपके ये दिन आपके कैरियर, आपके नेशनल और सोशल कमिटमेंट और भारत के साथ मित्रता को प्रगाढ़ करने में भी मदद करेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रीमान, आपके प्रेरणादायी और पथ प्रदर्शक उद्बोधन के लिए मैं आभारी हूँ। औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं हरियाणा काडर के प्रशिक्षु अधिकारी श्री गौरव राज पुरोहित को आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्री महोदय, माननीय गृह सचिव तथा माननीय सचिव सीमा प्रबंधन और आज के समारोह में उपस्थित समस्त अधिकारीगण,
मैं गौरव राजपुरोहित भारतीय पुलिस सेवा के 2018 बैच का परिवीक्षाधीन अधिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहा हूं। महोदय, आपने हमारे साथी प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ उनके संवाद करके और उनके अनुभवों को धैर्यपूर्वक सुनने हेतु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपका प्रेरणादायी संबोधन हमें आने वाले समय में लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहने तथा आधारभूत मूल्यों को संजोए रखने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम आपके जताए गए विश्वास पर खरे उतरेंगे तथा संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करते रहेंगे और आज़ाद भारत के नए सपनों को साकार करने में योगदान देंगे। मुझे आपको बतलाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने सभी युवा अधिकारियों में आपके द्वारा बतलाए गए वांछित गुणों और मूल्यों को बेहतरीन ढंग से संवर्धित किया है। ये अधिकारी आने वाले 25 वर्षों में देश के विकास में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। जैसा आपने बताया, हम पुलिस की साख सुधारने तथा नकारात्मक छवि को बदलने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे और जब तक ये नहीं कर लेते तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। इसी प्रण के साथ महोदय, आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला, हम सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया और हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 71वें और 72वें आरआर के प्रशिक्षु अधिकारियों तथा 4 मित्र राष्ट्रों के प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से आपकी गरिमामय उपस्थिति और आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए हृदय तल की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद श्रीमान। जय हिंद।